जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, वो है स्वर और वर्ण। स्वर क्या होता है और वर्ण क्या होता है, इसके पहले हमने 3 वीडियो बना लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको व्यंजन समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन भी एक वर्ण है। हमने जैसे पढ़ा था ना, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन। तो हमने स्वर के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हमको पढ़ना है व्यंजन क्या चीज़ होता है। तो चलिए देखते हैं व्यंजन की। पहले तो परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे व्यंजन होता क्या है। व्यंजन का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है। ठीक है, हमने स्वर में पढ़ा था कि स्वर एक स्वतंत्र वर्ण है, उसके लिए कोई भी दूसरा वर्ण की आवश्यकता नहीं है उच्चारण के लिए। लेकिन व्यंजन के केस में ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अकेले नहीं होता उसे हम व्यंजन कहते हैं, या फिर व्यंजन परतंत्र है, किसी दूसरे पर आश्रित है। व्यंजन जैसे बोल रहे हैं अ आ ई पहले बोलते थे स्वर को, तो उसमें किसी भी वर्ण या किसी भी मात्रा का उसमें आवश्यकता नहीं था, वो अपने आप में परिपूर्ण था। ठीक है, लेकिन व्यंजन एक ऐसा है जिसको स्वर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम व्यंजन को परतंत्र वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर के बिना वाले व्यंजन को हम हलंत लगाकर लिखते हैं। ठीक है, स्वर के बिना यदि हम कुछ व्यंजन लिखेंगे तो उसको हम हलंत। अब इसमें ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा व्यंजन है, मतलब कौन सा व्यंजन स्वर सहित है और कौन सा व्यंजन स्वर के सहित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ व्यंजनों को। जैसे ये होता है आपका क, ख, ग और ये घ। तो ये हमारा व्यंजन है, लेकिन इसमें स्वर जुड़ा हुआ है ना, इसलिए हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, नहीं तो हम क कहाँ बोल पाते। जैसे हमने यहाँ लिखा है ना, व्यंजन के उच्चारण के लिए हमको स्वर का सहयोग चाहिए, और यदि हम क बोल रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे व्यंजन लगा हुआ है इसमें। ठीक है, क बोलते हैं तो अ की मात्रा आ रही है, इसी को अब की बोलेंगे तो ई की मात्रा आएगी। ठीक है, तो इसको बिना व्यंजन वाले क्या होगा, बिना स्वर वाले व्यंजन क्या होंगे, तो क के नीचे जैसे हलंत लगाएंगे तो आप इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ये ग, ये इसकी पहचान है, नीचे इसका हलंत लगा रहता है। ठीक है, नीचे इसका हलंत लगा रहता है। तो व्यंजन की पहचान कुछ इसी प्रकार से की जाती है, क ख ग घ, और नीचे यदि क या उसमें कोई भी स्वर नहीं है, जरूरी नहीं है कि इस क में अ हो, क में ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। कोई ना कोई वर्ण एक रहना चाहिए। यदि कोई भी नहीं है और 2 वर्ण एक साथ नहीं लगता है ना, 2 मात्राएं एक साथ किसी भी व्यंजन में नहीं लगेगी, एक समय में एक ही मात्राएं लगेंगी। ठीक है, स्वर की जो एक समय में एक ही मात्राएं लगती है, कभी कभी 2 लगता है, जो हम बताएंगे वो कुछ रेयर केस में रहता है। ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे। तो स्वर के बिना उच्चारण को हलंत कहते हैं। इसको हलंत, देखिए ये स्वर नहीं है तो इसके नीचे हलंत लगा दिए हैं। अब व्यंजन के प्रकार देखते हैं। ठीक है, अब व्यंजन के प्रकार देखते हैं कि व्यंजन कितना होता है और कितने प्रकार के व्यंजन हैं। तो कुल हमारे पास 39 व्यंजन होते हैं, 39। किसी किसी बुक में 33 भी लिखा रहता है, वो कैसे होता है मैं बताऊंगा। किसी किसी बुक में आपका 33 भी लिखा होगा, किसी किसी बुक में 33 लिया होगा, तो ये परंपरागत है ना, परंपरागत रूप से अगर देखे जाएंगे तब वो 33 है। अब वो देखते हैं कि इस 33 में कितने माइनस किया गया है कि इतना है। हमने कहीं ना कहीं 6 व्यंजन है उसको कम करने के बाद ये 39 से 33 हो रहा है। तो हम देखेंगे कि किस व्यंजन को कम करने के बाद ये 33 होता है और उसको क्यों किया जाता है। चलिए तो देखते हैं व्यंजनों की संख्या कुल 39 है। तो उसमें से आपका स्पर्श 25 है, अंतःस्थ 4 है, उसमें व्यंजन 4 है, संयुक्त 2 है और द्विगुण व्यंजन संयुक्त 4 है और द्विगुण व्यंजन 2 है। अब यहाँ एक और पॉइंट नोट कीजिए, ये क्वेश्चन में आता है, हल लगे वाले व्यंजन को हम हलंत कहते हैं। जैसे ये हलंत है, ये
दूसरा बोल रहा है कि जिसमें स्वर लगा हो, हल नहीं लगा है, उसको हम अजंत कहते हैं। जैसे ये क, मतलब ये है कि पूर्ण व्यंजन जिसमें कोई स्वर लगा है तो हम उसको बोलेंगे अजंत। अब अ से ही मान लीजिए, है ना, अ से ही आप याद रखिएगा। कब यदि आप कभी भूल भी जाते हैं तो अ होता है आपका स्वर, तो जिसमें स्वर लगा होता है वो अजंत है, और जिसमें स्वर नहीं लगा होता है वो हलंत है, उसको हम हलंत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर से मिलकर बनने वाले व्यंजनों का स्वरूप। अब हम यहाँ ये समझते हैं कि स्वर से मिलकर व्यंजन कैसे बनते हैं, उनका स्वरूप कैसा रहता है, ये सब हम देखने वाले हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। स्वर से पहले हम इसी क को लेते हैं, क्योंकि यही हमारा इसी को सबको याद रहता है क, तो हम क लेते हैं। ये है, ये हमारा एक व्यंजन है। अब विभिन्न विभिन्न स्वर के साथ मिलकर इसका स्वरूप कैसा होगा। जैसे अगर क में अ मिला दिए तो ये हो जाएगा क, ठीक है। और क में बड़े आ की मात्रा लगा दीजिए, बड़े आ लगा दीजिए तो ये हो जाएगा क। छोटा ई मिला दिए तो हो जाएगा की। अगर बड़ा ई मिला दीजिए तो की, छोटा ऊ कु, बड़ा ऊ कु, के की मात्रा कै, कै, को, कौ। ये देखिए इस प्रकार, ठीक है। और इसमें यदि हम एक और होता है जिसको हम बोलते हैं आयोगवा बोलते हैं, आयोगवा, है ना, अम और आहा की मात्रा। ये जैसे ये होता है आपका चंद्र बिंदु वाला, और ये है आपका विसर्ग वाला। तो यदि ये मिलाएगा तो कैसा होगा, ये होगा कम और ये हो जाएगा कहा। तो ये है स्वर के साथ ये व्यंजनों का ये स्वरूप है, ठीक है। ये जो है ना, ये बिना स्वर वाला व्यंजन है, इसमें इसके लिए हलंत लगा है। यदि स्वर हम मिला देते हैं किसी व्यंजन में, स्वर की मात्रा अगर लास्ट उस व्यंजन में लगा देते हैं तो किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये देखिए। चलिए ये आपको समझ आ गया कि मात्रा कैसी लगी। यदि आप एक एक को अलग करके देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए मैं इसको अलग कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इस क में आपका क प्लस अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस की को देखते हैं, इस क में क प्लस ई जुड़ा है, ठीक है। अब कोई लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि की मात्रा पीछे से लगा है इसलिए हम ई को पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मात्रा कैसे लगाई जाती है। कोई मात्रा वर्ण के पहले लगती है, कोई मात्रा वर्ण के बाद लगती है, कोई मात्रा तो वर्ण के ऊपर हो जाती है और कोई वर्ण के नीचे लगता है, ठीक है। तो आपको यदि इस की का संधि अलग अलग करने बोले तो आप कुछ इस प्रकार से करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ई प्लस क, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। का आपका पहले रहेगा क्योंकि मात्रा पीछे लगती है, ठीक है। हमेशा मात्रा बोलता हूँ, वर्ण के बाद ही स्वर, हम व्यंजन के बाद ही स्वर लगाते हैं उसको पूर्ण करने के लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। कल ही मैंने एक वर्ड बताया था ए के लिए, सॉरी ए के लिए मैं बताया था अ प्लस ई बराबर ए बताया था। तो आप भी इसको आगे पीछे नहीं करेंगे, आगे पीछे मतलब ई पहले लिख देंगे अ बाद में लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में जैसे होता है 8 + 2 10 या फिर 2 + 8 10, है ना, तो ये मैथ्स में होता है। आप इस प्रकार की गलतियाँ आप हिंदी में नहीं करेंगे। जो जैसा व्यवस्थित किया गया है आपको उसी प्रकार लिखना है। तो ये आपने देख लिया स्वर से मिलकर बनने वाले व्यंजन का स्वरूप कैसा होता है। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने इसको मिटा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हमारा स्पर्श व्यंजन। देखिए पहले मैंने यहाँ पे एक टॉपिक मैंने छोड़ा है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी बुक में आपको 33 मिलेगा ये, ठीक है। तो 33 कैसे होता है, देखिए 33 प्लस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम लेंगे स्पर्श को, ये 25 स्पर्श को लेंगे, 4 ऊष्म को लेंगे, 4 अंतःस्थ को लेंगे और 4 लेंगे ऊष्म को, ठीक है। 4 ऊष्म लिए, 4 इसलिए। अब इसको जोड़ो, कितना हो रहा है, ये होता है आपका 33,
ठीक है। तो यदि आपसे कोई यदि किसी बुक में या फिर आपसे कोई सब बोल रहा है कि व्यंजन की ये परंपरागत तरीका है ना, परंपरागत मतलब जो पहले से आ रहा है हमारे संस्कृतों में, पहले से ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो ये परंपरागत है। हम इसमें संयुक्त और द्विगुण को नहीं ले रहे हैं, संयुक्त को और हम द्विगुण व्यंजन को इसमें नहीं ले रहे हैं। तो संयुक्त क्या है, द्विगुण का है, आने वाले चरणों में हम समझते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ कौन कैसा है। अब ये पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन होता क्या है, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या चीज़ है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने से, है ना, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने से, मैंने यहाँ जीभ लिख दिया है, आप थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, ये हवा होगा, ठीक है। हवा मुख के किसी भाग को छू कर निकल जाती है, ठीक है। ऐसे उच्चारण में, ऐसे वर्णों का उच्चारण, ऐसे व्यंजनों का उच्चारण जिसके उच्चारण से, है ना, जिसके उच्चारण से मुख के किसी भाग को छू कर निकल जाती है, तो हम उसको बोलेंगे स्पर्श। देखिए, आप किसी भी चीज़ को याद करने से पहले उसका मीनिंग समझा कीजिए, वर्ड क्या बोल रहा है, स्पर्श। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टच करके जाना, छू कर आगे निकल जाना ही हमारा क्या कहलाता है, स्पर्श कहलाता है। तो इसकी संख्या कितनी है, 25। तो 25 ऐसे वर्ण हैं, वर्ण मतलब व्यंजन वर्ण है, जो जिनके जैसे हम उच्चारण करते हैं तो वो वहाँ से जो हवा निकलती है वो मुख के कहीं न कहीं भाग से निकल जाती है, ठीक है। या आप इसमें जीभ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जीभ जहाँ टकराती है वहाँ से हवा का अवरोध उत्पन्न होता है ना। तो देखिए, व्यंजन की एक अच्छी परिभाषा ये हो सकती है कि जैसे ही आप व्यंजन बोलते हो तो आपके मुख में जो हवा निकलती है, आपके जो स्वर यंत्र से जो हवा निकलती है वो एक प्रेशर लगाती है और वो आपके मुख के कहीं न कहीं भाग को जाकर छू कर टकरा कर निकलती है, और इसको टकराने का रीज़न है कि आपका जीभ उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। यदि आप जीभ भी लिखे हो तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं ये 25 कितने हैं, ठीक है। ये 25 कितने हैं, तो क ख ग घ ङ ग, ये सारा, ठीक है। च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध म न प फ ब भ म, ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। एक एक लाइन में 5-5 है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार 5, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। ये हो गया आपका 25 व्यंजन। अब इसका उच्चारण के स्थान से इनका अलग अलग नाम बताया गया है। तो देखेंगे कि जल्दी इसका उच्चारण स्थान क्या चीज़ है। पहले तो हम लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ग। प्रथम वर्ग ये होता है वर्ग, ये आपका वर्ग जो इस तरह से लिखा है वर्ग है, और ये आपका वर्ण है, पहला तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है। इसको बोलेंगे वर्ण। ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण, ठीक है। अब ये आपका वर्ग बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 और ये 5, ये वर्ग है, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ ट्रिकें लिखी हैं जो आपको मैं आगे बताऊँगा। तो देखते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका उच्चारण स्थान हमेशा आपको पूछा ही जाएगा। मैं केवल इसी में आपका उच्चारण स्थान बताऊंगा स्पर्श व्यंजन में। इसके बाद जो व्यंजन आएगा उसके लिए हम एक लास्ट में एक वो बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। मैं दावा करता हूं कि यदि उस टेबल को आप एक बार समझ गए तो उसमें पूरे हमने जितने 52 अक्षर पढ़ने वाले हैं ना, 52 वर्ण पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में, उसमें सभी का आपको उच्चारण स्थान पता चल जाएगा। अब उच्चारण स्थान होता क्या है, तो उच्चारण स्थान ऐसा है कि किसी वर्ण को बोलते समय, है ना, किसी वर्ण को बोलते समय यदि आपकी जिह्वा या हवा जहाँ पर स्पर्श करती है, आपकी जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, ठीक है, उसको हम उसका उच्चारण स्थान बोलते हैं। जैसे हमने एक जीभ बना लिया, पहले तो ये देखते हैं कि इसका वर्ग क्या होता है। अब पहले तो इसका नाम याद रखिए कि एक इस वर्ग को हम, इस लाइन को, है ना, रो को, ये रो है ना, ये रो है, तो इस रो को हम क्या बोलते हैं, इस किस वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए अतिरिक्त बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला वर्ग का, है ना, इस पहले वर्ग में जो भी
वर्ड है उसी को जे मुँह करते हुए यहाँ ला के रख दीजिए। उसी के नाम से हम इस वर्ग के नाम को जानते हैं। जैसे इसको बोलेंगे क वर्ग, ये है च वर्ग, ये ट वर्ग, ये ट वर्ग और ये ठ वर्ग। याद करने से अच्छा आप ट्रिक बना लीजिए। जो पहला वर्ण है, पहला जो कॉलम है ना, पहले कॉलम के जो वर्ड है, वर्ण है, उसी के आधार उसी के नाम के आधार पर हमने उस रो का नाम कर दिया। उसी को हम उस पंक्ति का नाम से जानते हैं। ठीक है, ये होता है। और यहाँ जो मैंने कुछ ट्रिक लिखी है वो है आपका उच्चारण स्थान। इस ट्रिक को आप कभी नहीं भुलाएंगे। जैसे आप एटीएम, यदि आप किसी अपने देखिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपने उसको एटीएम मांगा, एटीएम दो, है ना, तो आपने लिखा एटीएम दो, ठीक है, एटीएम दो। ये आपको ट्रिक याद रहेगा कि एटीएम दो आप किसी भी दोस्त से मांग सकते हैं, या फिर कोई दोस्त मांगता भी होगा तो ये एटीएम दो। तो इस ए की जगह बस आपको के लिखना है, फिर बाद में सब कुछ सेम रहेगा। ये देखिए KTM दो, तो KTM DO दो, तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है KTM दो। अब इस ट्रिक से क्या फ़ायदा होगा? तो ये देखिए इस ट्रिक से फ़ायदा क्या होने वाला है। ये आपके उच्चारण स्थान का नाम है। ये जो के मैंने जो लिखा है यहाँ पे KTM दो, ये आपके उच्चारण स्थान का नाम है। आपके मुख गुहा के अंदर जहाँ से भी ये वर्ण जो है ना, उच्चारित होते हैं, उसका नाम है ये। तो इसका नाम पढ़ेंगे, सॉरी, KTM दो। अब के से होता है कंठ। तो इस रो का जितना भी वर्ड है वो आपके कंठ से निकलेंगे। जैसे बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, पूरा क्लियर हुआ। तो ये जो के है ये पूरा इस रो को दिखा रहा है कि ये इस रो में जितने भी हमने वर्ण लिखे हैं वो कन का उच्चारण कहाँ से होगा, तो कंठ से होगा। कि के से कंठ होता है, ठीक है, के से कंठ होता है। इसी प्रकार हम और आगे देखेंगे। तो ये रहा हमारा पहला वर्ण का उच्चारण, ठीक है। आप इसको कंठ में ऐसा हल्का से उंगली रख के बोल के देखिए कि आपका प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। तो कंठ से कहने का मतलब है कि कंठ में आपका प्रेशर पड़ रहा है ना। क जैसे ही बोलते हैं तो स्वर यंत्री से जो हवा निकल रही है वो आपके कंठ में जाके टकरा रही है, वहाँ से प्रेशर जनरेट हो रही है। तो देखिए क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। उसी प्रकार हम टी का मतलब निकालेंगे तालु। टी का मतलब होता है तालु, ठीक है, तालु। टी का मतलब होता है तालु। अब बोल के देखिए, पहले तो बोलिए, देखिए सीखने का अच्छा तरीका है जो पहले से बना हुआ है उसी से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य। क्या हो रहा है? अब जैसे ही च बोलते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ज बोल रहे हैं, तो आपका जो जीभ है, जो आपके ऊपरी दांत के, है ना, ऊपर वाला आपका जबड़ा है दांत, उसके हल्का ऊपर जाके टकरा रहा है। च, छ, ज, झ, य, ठीक है। इससे होता है एक तीर से दो निशाना है। वो क्या है ये देखिए, एक तीर से दो निशाने मतलब ये है कि आप तो पहले ये जान गए कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। दूसरा, आप ये भी जान पाएंगे कि आपके जीभ के आपके मुख गुहा के अंदर को कौन से हिस्से को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो हम कंठ बोल रहे थे, तो हमारे जो स्वर यंत्र जो नीचे गला है उसको हम कंठ बोलते हैं, वो तो लगभग सबको पता है, ठीक है। अब तालु बोल के देखिए, च, छ, ज। तो जीभ आपके ऊपरी दांत के जो मूल है ना, दांत के मूल, उसके आसपास जाके टकरा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं वो तालु है, उसको हम ताल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम तालु बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उच्चारण हो गया, इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। च, छ, ज, झ, य, ठीक है। तीसरा है माँ। माँ से होता है आपका मूर्धा। माँ से मतलब होता है आपका मूर्धा। अब मूर्धा में बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इसको बोलते हैं मूर्धा। अब आपके मुख गुहा में कहाँ है मूर्धा? तो देखिए ट बोल के देखिए, ट, तो आपका जीभ हल्का सा राउंड होके आपके नाक के नीचे के जो हिस्सा है ना, जीभ, आपको ऐसा बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको खुद को इमेजिन करना पड़ेगा बोल के। तो आपका जीभ हल्का से मुड़ के ना, बीच वाला ऊपर का जो मांस का हिस्सा है
आपके नाक के नीचे, ऐसा बोल सकते हैं, तो वहाँ जाके टकरा रहा है तो उसको बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, मूर्धा। ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, ट। तो इस ट ठ ड ढ न बोलने में आपका जीभ हल्का से राउंड ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूर्धा। डी से होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। अब देखिए त थ द ध न, मतलब इस वर्णों को बोलने में आपका जीभ आपके दांत से टकरा रहा है। त थ द ध न, त थ द ध न। ठीक है, त थ द ध न, ये देखिए, तो इसको बोलेंगे हम दंतोष्ठ। ओ से हो जाएगा आपका ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होंठ, प फ ब भ म। जिस वर्ण को बोलने से दोनों होंठ आपस में चिपकते हैं वो होता है आपका ओष्ठ, मतलब प वर्ग, प फ ब भ म, प फ ब भ म। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किस वर्ण को बोलने से या फिर किस वर्ग के वर्ण को बोलने से आपके होंठ दोनों आपस में मिलते हैं, तो वो है प वर्ग, और इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओ से होठ। ठीक है, अब किस वर्ग के मिलने से, अब किस वर्ण के उच्चारण से आपका दांत के पास जीभ जाके टकराती है, जिह्वा जो है दंत से जाके टकराती है, तो वह है त वर्ग। तो आपको ऐसे ही याद करना है ना, इससे और सस्ता टिकाऊ आपको ट्रिक नहीं मिलेगा। ये तो कंठ से देखिए, क से होता है कंठ, च से होता है तालु, ट से होता है मूर्धा। ठीक है, त से हो रहा है आपका दंतोष्ठ और प से हो रहा है ओष्ठ। तो आप इसको कैसे याद करेंगे बताइए, इनके पहले वर्ग के नाम से। तो आप क्या करेंगे, ऐसा वर्ण बना लेंगे और केटीएम दो, जैसे एटीएम दो वैसे केटीएम दो के ई की जगह आपको की लिखना है बस, और इस तरह इसको सजा देना है। इसी ट्रिक पर हम आगे पूरे 52 वर्णों का ट्रिक देखेंगे इस पूरे व्याकरण के ख़त्म होने के बाद। उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इस ये कंठ में जो हम जो उच्चारण स्थान हमारे जीभ या मुख में कहाँ कहाँ होता है, ये देखते हैं। ये मैंने एक जीभ बना लिया मुख का, है ना। अब देखते हैं कंठ, तो उच्चारण स्थान होगा आपका पहला कंठ। ठीक है, दूसरा होता है तालु। तो तालु हमने क्या पढ़ा था, तालु हमने क्या पढ़ा था, त थ द, त थ द, ये आपका तालु मान लीजिए। ठीक है, ये आपका तालु, क्योंकि आपका जीभ का आपके दंत मूल के आसपास जाके टकरा रहा है ना। उसके बाद है मूर्धा, तो ये बीच में आती है आपकी मूर्धा। जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही आप ट ठ बोलेंगे तो आपका जीभ थोड़ा राउंड लेके ऊपर नाक के नीचे के हिस्से में जाके टकरा रहा है, तो मूर्धा हो गया। दंतोष्ठ, ये हो गया आपका दंतोष्ठ। आपका जीभ जो है ना, त थ द ध, आपका जीभ और दांत मिलाकर तो ये होता है आपका दंतोष्ठ, डी ये हो गया। और लास्ट में आता है होठ, तो आपका लास्ट में होठ लगेगा। ये है आपका क्रम। ठीक है, जीभ का क्रम बोलेंगे तो आपको इसी प्रकार जीभ का क्रम बताना है। तो पहले के आएगा, एम आएगा, ए आएगा। ठीक है, के एम टी डी और ओ। यहाँ पे आपका अंतर कहाँ आ रहा है, अंतर है आपकी टी और एम का बस स्थान बढ़ा है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जीभ का एक क्रम बताओ, है ना, जीभ का क्रम बताओ कि या फिर वो मुख का क्रम बताओ कि किस प्रकार उच्चारण होता है, तो ये मुख का क्रम नहीं है, ये हमारे उच्चारण का क्रम है। ठीक है, ये हमारे उच्चारण का क्रम है KTM 2। ठीक है, ये हमारे उच्चारण का क्रम इसलिए है क्योंकि हम इसी वे में हम अपने वर्णमाला को सजा के रखे हैं। लेकिन आपको कोई अगर मुख का क्रम बोले तो कुछ नहीं करना है, आपको इस M और T का स्थान को स्वैपिंग करना है, मतलब उसको आपस में एक दूसरे के स्थान को बदलना है। तो वही इसका बदलने का मतलब ये है कि केवल AM T नहीं बदलेगा, पूरा ये रो ओठ के ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तब आपको बस इतना रो नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पूछेगा कि इसका कौन सा स्थान किसके बाद आता है मुख के अनुसार से, और अगर उच्चारण के हिसाब से पूछेगा तो ये रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा कुछ लंबा बन गया है ना। इसके बाद हम और आने वाले व्यंजनों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।